परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, ओम अरहम, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय जो हमने रखा है बहुत ही शानदार विषय, हर परिवार के लिए बहुत ही उपयोगी विषय, ब्रोंकाइटिस, दमा या अस्थमा। इससे हम राहत कैसे पा सकते हैं, इस बारे में हम आज बात करेंगे और कुछ इसके बारे में प्रयोग भी जानेंगे, कुछ आसन प्राणायाम के बारे में भी। और आज हमारे साथ अहमदाबाद से जाने माने डॉक्टर मनीष जी सोलंकी हमारे साथ जुड़े हैं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, और उन्हीं के साथ में माधुरी जी लोनिया जो जानी मानी योगा एक्सपर्ट है वो भी हमारे साथ जुड़ी है। तो आज इन दोनों का मार्गदर्शन हमें मिलने वाला है। हमें परम खुशी हो रही है कि ऐसे दो महान हस्तियों से आज हम मिल रहे हैं। तो मैं पहले मनीष जी के बारे में शॉर्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, उसके बाद हम आज का सेशन शुरू करेंगे। डॉक्टर मनीष जी सोलंकी, जैसा कि मैंने बताया, आप अहमदाबाद निवासी हैं, एमबीबीएस डॉक्टर है, एमडी फार्माकोलॉजी में, और आप विशेष रूप से डॉक्टर के साथ साथ जीवन विज्ञान में भी आपने एमए किया हुआ है लाडलू से। और जीवन विज्ञान एक ऐसा विषय है जो बहुत ही हमारे लिए उपयोगी विषय, साइंस ऑफ लिविंग। तो आप एमए के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, अहमदाबाद में क्लासेस लेते हैं, और योगा में भी आप एक्सपर्ट है। तो आज एक ऐसे महान हस्ती के साथ हम मिलना हो रहा है, तो हमारा परम सौभाग्य। मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा, आप दोनों हाथ ऊपर करते हुए डॉक्टर साहब का वेलकम कीजिए, उनका स्वागत कीजिए। और साथ ही साथ माधुरी जी, हम माधुरी जी से तो हम परिचित है, हमारे यहाँ कई बार सेशन ले चुकी है। तो मैं माधुरी जी आपका भी एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए डॉक्टर साहब से निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। मनीष जी, ओवर टू यू। सबसे पहले थैंक यू सर, मेरा इंट्रोडक्शन जो आपने दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं ठीक से? जी, थैंक यू। और स्लाइड्स भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो भी आज सुबह सुबह जुड़े हैं, सबको मेरा प्रणाम। और जैसे कि अ, आनंद जी सर ने बताया कि आज हम अस्थमा के बारे में बात करेंगे। तो अस्थमा, या जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में दमा बोलते हैं, दमा जो कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि दमा का पेशेंट है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। अब ये सब्जेक्ट या ये विषय क्यों चुना गया है, उसका एक थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख ले कि अगर दमा एक रोग के बारे में बात करें तो WHO जो विश्व आरोग्य संस्थान है, उनका मानना ये है कि आज की तारीख में भारत में कम से कम 30 मिलियन दमा के मरीज होंगे। 30 मिलियन, ये शायद मतलब ये थोड़े पुराने आंकड़े हैं, तो शायद अभी कुछ और भी ज्यादा संख्या बढ़ गई होगी। और ऐसा नहीं है कि वो मतलब एडल्ट पॉपुलेशन में ही होता है, बट वो बच्चों को भी इतना ही परेशान करता है।
आमतौर पर देखा गया है कि 5 से 11 साल के बीच के बच्चों को भी ये रोग होता है। तो मतलब बच्चों को भी होता है और एडल्ट पॉपुलेशन में भी होता है, तो उसका एक अपना इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है कि दमा को हमको जानना चाहिए, ताकि हम अच्छे से उनकी देखभाल कर सके, दमा की और ट्रीटमेंट कर सके। दमा क्या है? तो अगर दमा एक सिंपल भाषा में बोले तो दमा वो एक श्वास से संबंधित एक बीमारी है, जिसमें क्या होता है कि हमारे जो श्वास की गति है वो बढ़ जाती है, श्वास फूलने लगता है, और इसके चलते हम श्वास लेने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो और जैसे आप सबको पता है, जैसे अभी अभी हमारा पर्यूषण पर्व खत्म हुआ, ठीक है, हमने देखा है कि हम खाने बगैर कितने दिनों तक रह सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, महीनों तक रह सकते हैं। ठीक है। अगर कोई हमें पूछे कि पानी के बगैर कैसे रह सकते हैं, कितने दिन रह सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, 1 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रह सकते हैं। मगर अगर कोई हमको पूछे कि हवा के बगैर हम कितने दिन रह सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि नहीं, हम कुछ चंद सेकंडों तक रह सकते हैं, या कोई योगी हो तो चंद मिनटों तक रह सकता है। हवा के बगैर हम नहीं रह सकते, क्योंकि उसको हम प्राणवायु बोलते हैं। तो अगर श्वास, और ये प्राणवायु हम श्वास के जरिए हमारे बॉडी में लेते हैं। तो होता क्या है कि अगर श्वास की बीमारी है तो वो बहुत ही गंभीर बीमारी है। और इसी के चलते क्या होता है कि दमा के रोगों के अगर गंभीर स्वरूप हो दमा का, तो उसमें उनको डे टू डे उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर ज्यादा गंभीर स्वरूप हो और उनको तुरंत ट्रीटमेंट ना मिले, तो वो जानलेवा भी हो सकता है। इसी के लिए हमको जानना चाहिए कि दमा क्या है, और दमा में क्या होता है, और उससे कैसे बचा जाए। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि दमा एक श्वास की बीमारी है, तो हम आज थोड़ा ब्रीफली हम वो देखेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र कैसा होता है हमारे बॉडी में, और उसका फंक्शन वो कैसे कार्य करता है, वो हम जानेंगे, वो ब्रीफली जानेंगे। और फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा, क्योंकि दोनों में श्वास की बीमारी होती है। हालांकि उनके कारण अलग अलग होते हैं, पर हम वो जानेंगे कि उनके लक्षण क्या होते हैं और उनके कारण क्या होते हैं, और दमा के प्रकार क्या है। तो उसके बारे में संक्षिप्त में आज जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, श्वास या श्वसन तंत्र हमारे बॉडी में डिफरेंट कार्य करने के लिए डिफरेंट सिस्टम होती है। तो श्वसन तंत्र है वो श्वास रिलेटेड है, श्वास की आवन जावन की का जो कार्य करता है उसे हम श्वसन तंत्र बोलते हैं। इनटेक ऑफ एयर एंड आउटपुट ऑफ एयर। अब वो बना कैसे होता है? जैसे हम सबको पता है कि हम नाक से, यानी कि नासिका से श्वास लेते हैं। तो वो श्वास नाक से जब लेते हैं वो गुजरता है, यहाँ से लेके आप एरो से देख सकते हो या ब्लैक डॉट से देख सकते हो, यहाँ से गुजरता है। तो दूसरा पार्ट आता है जो गले में आता है, तुरंत मुंह के पीछे, उसको बोलते हैं फेरिंग्स। फिर लेरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, जहां से हमारी आवाज निकलती है जनरली। और फिर नीचे ट्रेकिया। ट्रेकिया यानी श्वास नली, जिसको हम बोलते हैं, वो गले के भाग में होती है श्वास नली, और धीरे धीरे वो नीचे जाते हैं, यहाँ पे डिवाइड हो जाती है दो पार्ट, जिसको यहाँ पे छाती में, यानी हमारी चेस्ट में, दो पार्ट में वो नली डिवाइड हो जाती है और दो पार्ट बनाती है, दोनों फेफड़ों में जाती है। तो ये जो डिवीजन हुआ, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ब्रोंकाई बोलते हैं। और ब्रोंकाई, और फिर वो ब्रोंकाई फिर से डिवाइड होते हैं छोटे छोटे, जैसे हमने पेड़ देखा है, पेड़ का एक स्टेम होता है, और फिर शाखाएं निकलती है, और फिर शाखा में से उप शाखाएं निकलती है, और फिर पत्ते होते हैं।
वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से ब्रोंकाई में से छोटे छोटी शाखाएं निकलती जिसको हम ब्रोंक्यूल बोलते हैं। और वो ब्रोंक्यूल अल्टीमेटली यहाँ पे अगर आप देख सकते हो B1 B2 B3, ठीक है, साइड वाली जो फिगर है, पिक्चर है, उसमें आप देख सकते हो कि B1 B2 तो वो ब्रोंक्यूल है। और वो ब्रोंक्यूल एंड होता है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी। ये ये आप देख सकते हो छोटे छोटे बलून है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अल्वियोलाई। अब जैसे रबर के बलून होते हैं, हम क्या करते हैं, उसमें जब हवा पूरते हैं तो वो क्या होता है, वो फैलता है, फूलता है, ठीक है, वैसे एक्सपांड होता है। वैसे ही जैसे हम हवा लेते हैं तो ये अल्वियोलाई एक्सपांड होता है, और जैसे ही हम हवा छोड़ते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। तो वो अल्वियोलाई, जो भी हम हवा लेते हैं वो अल्वियोलाई में जाता है, और वो अल्वियोलाई ये लंग्स में होते हैं। तो ये फेफड़ों की रचना है, ठीक है। राइट साइड में इसके तीन पार्ट होते हैं जिसको हम तीन लोब भी बोल सकते हो, और लेफ्ट साइड में दो पार्ट होते हो, और बीच की जो जगह है वहां पे हार्ट हमारा रहता है। तो ये संक्षिप्त में हमारी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जिसको बोल सकते हैं श्वसन तंत्र की है। तो क्या है, जैसे ही हम नाक से श्वास लेते हैं तो वो पूरा जाता है अल्वियोलाई तक, अल्वियोलाई एक्सपांड होता है, और जैसे ही हम हवा बाहर निकालते हैं जिसको हम एक्सहेलेशन बोलते हैं, उसमें अल्वियोलाई सिकुड़ जाते हैं, और फिर से रिवर्स जो भी है वो फिर ब्रोंकाई से लेके ट्रेकिया, फेरिंग्स, और फिर नाक से श्वास बाहर निकल। तो ऐसे हमारा वर्क चलता है। अब श्वसन तंत्र का अहम रोल क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो मैंने बताया कि अल्वियोलाई, छोटे छोटे बलून, यहाँ पे आप देख सकते हो अल्वियोलाई, वो कांटेक्ट में रहते हैं छोटी छोटी नलिका। तो वो कांटेक्ट में रहते हैं छोटी छोटी नलिका के, जिसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। तो जैसे ही मतलब ऑक्सीजन हमने अंदर लिया, ये जो कैपिलरीज है वो अल्वियोलाई के कांटेक्ट में रह के वहां से ऑक्सीजन को ब्लड में ले लेती है, ठीक है, जिसको हम ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया बोलते हैं। और जो भी जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको छोड़ देती है अल्वियोलाई में, जिसको हम डीऑक्सीजनेशन बोलते हैं। और जैसे ही हम श्वास छोड़ते हैं तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाए। तो ये अल्वियोलाई और ये छोटी छोटी नलिका का जो कांटेक्ट होता है, उससे हम ऑक्सीजनेशन, हमारा बॉडी ऑक्सीजनेशन एंड डीऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया करता है, और हमारे बॉडी में प्राणवायु जगह जगह फिर पहुंचाता है। तो ये श्वसन तंत्र का रोल है। इसीलिए हमने बोला कि अगर हम श्वास नहीं लेते हैं कुछ देर तक तो वो जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि हर वक्त, हर हमेशा हमको वो प्राणवायु की जरूरत होती है। आई थिंक अब तक का जो भी है वो आप सबको समझ में आ गया होगा कि श्वसन तंत्र कैसे काम करता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि श्वास के संबंधित जो जो भी बीमारी है जिसको हम ब्रोंकिएक्टिसिस बोलते हैं, और दूसरा है ब्रोंकियल अस्थमा, क्योंकि वो ब्रोंकियल, जो हमने ब्रोंक्यूल्स देखे उनके रिलेटेड होता है, इसलिए उसको बोलते हैं ब्रोंकियल अस्थमा। तो एक ब्रोंकिएक्टिसिस होता है, एक ब्रोंकियल अस्थमा होता है। दोनों में कुल मिला के जो लक्षण होते हैं वो मोर और लेस सिमिलर होते हैं। ज्यादातर वो लोग वो सेम ही होता है, उनके कारण अलग होते हैं। तो हम वो देखेंगे, पहले क्या है वो देखेंगे, फिर क्या उनके कारण हो सकते हैं और क्या उनके लक्षण। तो जैसे ब्रोंकिएक्टेसिस अगर बात करें, तो ब्रोंकिएक्टेसिस एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है, यानी कि बहुत लंबे समय चलने वाली बीमारी है। और उसमें क्या होता है कि जो एयरवे जो हमने देखा है, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और भी ब्रोंक्यूल्स, वो ये जो ब्रोंक्यूल होता है वो थोड़ा चौड़ा हो जाता है। अब चौड़ा हो जाए तो हमको ऐसा लगता है कि अच्छी बात है, जैसे जैसे कि बाहर वो ज्यादा हम एयर ले सके, पर ऐसा नहीं होता है। चौड़ा हो जाने से क्या होता है, उसकी जो दीवार होती है, जो ब्रोंक्यूल्स की दीवार होती है, वो उसको डैमेज होने के कारण वो चौड़ा हो जाता है। और चौड़ा हो जाने से क्या होता है कि जो म्यूकस सिक्रीशन है, जो बलगम जिसको हम बोलते हैं, जो कफ जिसको बोलते हैं सिक्रीशन, वो ज्यादा जमा रहता है वहां, उसको हम
हमारा बॉडी उसको निकाल नहीं पाता है, और बिकॉज कि वो म्यूकस सिक्रेशन वहां पे रहता है, हमको ज्यादा इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहते हैं, और इन्फेक्शंस बार बार होता है, और उसके चलते हमको श्वास की बीमारी रहती है, और सदा मतलब सदा काल रहती है। थोड़ा हम जब ड्रग्स ले या मेडिसिन ले तो ठीक रहता है, बट बार बार उसका जो एपिसोड आता रहता है। ठीक है। तो क्या होता है, बिकॉज बलगम उसमें जमा रहता है, तो हमारा बॉडी या हमारा जो लंग्स है वो उनको बलगम को बाहर निकालने की कोशिश करता है, हमको बार बार लगातार खांसी आती है, और खांसी में बलगम आता है, तो कफ विथ स्पुटम जिसको बोलते हैं। तो खांसी आना और खांसी में बलगम आना वो इसकी एक बीमारी का एक प्रमुख लक्षण है। और बिकॉज ये बार बार प्रॉब्लम होता है, तो हमको सांस लेने में भी कठिनाई होती है। तो ये प्रमुख लक्षण उसके दो है ब्रोंकिएक्टेसिस के। एक तो कॉफ विथ स्पुटम, खांसी आना, खांसी में बलगम आना, और सांस लेने में परेशानी होनी या परेशानी या कठिनाई होना और श्वास फूलना, ये ब्रोंकिएक्टेसिस के लक्षण। कैसे होता है, जैसे मैंने बोला कि चौड़ा हो जाता है। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि अ, मैं आपको दिखाऊं पहले, ये जो है नॉर्मल हमारा ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंकस या ब्रोंक्यूल्स है। ठीक है। इसकी दीवार आप देख सकते हो कि सही तरीके से है। ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे हमको बार बार इन्फेक्शन होता है, तो हम हमारा बॉडी इन्फेक्शन को हटाने के लिए एक रिएक्शन देता है, जिसके चलते हम वहां पे ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन या सूजन हो जाती है। जैसे हमको बाहर कोई चोट लगती है, हमको हाथ पे या पैर पे कोई चोट लगती है, तो कैसे सूजन हो जाती है तुरंत, वो हमारे बॉडी का रिएक्शन है ताकि वो हीलिंग अच्छे से करे। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा होता है कि जैसे ही ब्रोंका या ब्रोंक्यूल्स में इन्फेक्शन होता है, तो हमारा बॉडी उसको रिएक्शन देता है ताकि वो इन्फेक्शन हटा दे। तो उसके चलते हमारे बॉडी में पर्टिकुलरली ब्रोंकस में यहाँ पे जो नॉर्मल है उसमें अब क्या होगा, कुछ चेंजेस होंगे, जो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस बोलते हैं उसको। और अगर हमको बार बार ऐसा होता है, तो फिर क्या होगा कि वो इन्फ्लेमेटरी के चलते चलते वो लंग जो एयरवे है, यानी जो हमारा जो जो वायु मार्ग है, उनको डैमेज करता है। और वो डैमेज करता है, इसी के चलते फिर वो ब्रोंकिएक्टेसिस होता है। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आप अगर आप देख सकते हो, तो यहाँ पे लिखा है कि डैमेज। तो ये यहाँ पे बलगम जमा हुआ। अब ये बलगम निकाल नहीं पाता है ब्रोंकियल, क्योंकि उनकी जो दीवार है जहाँ पे एक सीलिया करके एक पदार्थ रहता है, वो उसको निकाल पुश करने में मदद करता है, वो डैमेज हो गया है। तो अभी बलगम वहां का वहां जमा रहा, और वो बार बार फिर इन्फेक्शंस आदमी को करवाता रहेगा, और फिर उसके चलते फर्दर डैमेज होगा, और हमको सांस लेने में परेशानी। तो ये ब्रोंकाइटिस ऐसे होता है। ठीक है। उनके कारण क्या है, जैसे मैंने बताया कि इन्फेक्शन, अगर बच्चों को बार बार इन्फेक्शन होता है या सीवियर इन्फेक्शन होता है, जैसे कि न्यूमोनिया हो गया। ठीक है। तो न्यूमोनिया हो गया, या फिर काली खांसी हो गई, बार बार हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टीबी जिसको बोलते हैं, या वायरल इन्फेक्शंस होता है। तो ये सब इन्फेक्शंस अगर चाइल्डहुड में बच्चों को होते हैं, तो उनमें ये चांसेस रहते हैं कि उनकी जो जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनको डैमेज होता है, और उसके चलते फिर एडल्टहुड में उनको ब्रोंकिएक्टेसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और कारण है इम्यूनोडेफिशिएंसी। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, या फिर उनको भी ज्यादा वायरल इन्फेक्शंस होता है, और उसके चलते ये ब्रोंकिएक्टिस हो सकता है। फिर एचआईवी के पेशेंट्स होते हैं जिनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, उनको भी ब्रोंकिएक्टिस के चांसेस होते हैं। फिर कई लोगों को एलर्जिक कंडीशंस होती है, जिसमें एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, कई फूग जैसे होता है, फंगस फंगस का एलर्जी होता है। तो अगर एनवायरनमेंट में वो फंगस आ जाती है, तो उनके चलते उनको ये बीमारी होती है, जिसको हम एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस बोलते हैं। तो अगर वो लोगों को अगर है ऐसा एस्परजिलोसिस, तो उन लोगों को भी ब्रोंकाइटिस हो सकता है।
तो ये जानकारी हमने ली ब्रोंकाइटिस, जिसमें ब्रोंक्योल जो होता है या ब्रोंकाई जो होता है वो वाइडन हो जाता है और बलगम वहां पे जमा रहता है। अब दूसरी कंडीशन है श्वास संबंधित है, उसको जिसको हम बोलते हैं अस्थमा, जो वेरी कॉमन, उसको हम ब्रोंकियल अस्थमा भी बोलते हैं या सिंपल भाषा में दमा भी कहते हैं। ठीक है, वो क्या है, वो भी एक क्रॉनिक कंडीशन ही है, मतलब दीर्घकालिक कंडीशन ही है। बट उसमें क्या होता है कि बार बार, मतलब एक एपिसोड आता है फिर थोड़ा अच्छा हो जाता है, फिर एपिसोड आता है, तो रिकरिंग सिम्टम्स होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा वायु मार्ग है वो ऑब्स्ट्रक्टेड रहता है, मतलब उसमें कुछ रुकावट आ जाती है। ठीक है, तो अब उसमें रुकावट आ गई तो हम जो भी सांस लेते हैं वो पूरी तरह से नहीं ले पाए। तो वो जो ऑब्स्ट्रक्शन के चलते वो जो हमारा ब्रोंकियोल या ब्रोंकाई है वो रिस्पॉन्ड करता है, वो हाइपर रिस्पॉन्सिव बन जाता है। ठीक है, और वो अगेन इन्फ्लेमेटरी चेंजेस देता है। जो हमने ब्रोंकिएक्टिसिस में देखे वो कारण अलग था, वहां पे भी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होते थे, यहाँ पे भी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं। और जो एयरवे का जो सूजन हो जाता है तो वो फिर से वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको बढ़ाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होता है कि एक तो एयरवे फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसके चलते इन्फ्लेमेशन होता है, और हमारा जो ब्रोंकियल है वो हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाता है, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। इसके चलते वो श्वास लेने में हमको कठिनाई होती है। जैसे दमा के लक्षण है, हम सबको शायद पता होगा, क्योंकि ब्रोंकियल अस्थमा इज वेरी कॉमन कंडीशन, कि उसमें एक तो खांसी बहुत आती है। बट यहाँ पे क्या होता है कि खांसी जो आती है जनरली ड्राई, मतलब कोरी खांसी आती है, यहाँ पे बलगम ज्यादा नहीं आता है। जो ब्रोंकिएक्टेसिस में हम देखते हैं तो उसमें बलगम ज्यादा आता है, यहाँ पे बलगम नहीं आता है। खांसी, बार बार खांसी आना, स्पेशली रात के समय ज्यादा खांसी आता है, आती है। दूसरा ये, जब हम ज्यादा हंसते या सांस लेते तो कई कबार हम खुद महसूस करते कि कुछ आवाज आती है, गरगराहट जैसी होती है, कुछ आवाज निकलती है सांस लेते समय। छाती में भी जैसे कुछ आवाज आती है, जैसे सीटी बजती हो, ऐसा अगर कोई गंभीर स्वरूप हो या मॉडरेट कंडीशन हो तो उसमें ऐसे भी सिम्टम्स होते हैं। और जैसे मैंने बताया कि सांस लेने में तकलीफ होती है, तो छाती में भी जैसे जकड़न जैसे हो गया, कुछ कुछ है, कुछ दबाव है, ऐसा महसूस होता है। और बिकॉज हम अच्छे से श्वास नहीं ले सकते तो क्या होता है, पूरे दिन जैसे हम थके हुए हो ऐसा हमको महसूस होता है। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स है दमा के। एक तो श्वास लेने में तकलीफ होना, श्वास की गति बढ़ जाना, श्वास लेते समय कुछ आवाज आना, और खांसी, और फिर पूरा दिन ऐसे जैसे हम फ्रेश ना हो, ऐसे थकान, एग्जॉस्टेड हमको फील होता है। तो ये दमा के लक्षण या अस्थमा के कहे लक्षण। अब अस्थमा कैसे होता है, तो जैसे हमने ब्रोंकिएक्टेसिस में बताया, यहाँ पे थोड़ा अलग है कारण उसके, और उसका जो पैथोलॉजी जिसको हम बोलते हैं वो थोड़ी अलग होती है। यहाँ पे क्या होता है कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है, मतलब जो ब्रोंकाई हमने देखा नॉर्मल वो सिकुड़ जाता है, जिसका संकुचन हो जाता है। अब रीजन कुछ भी हो सकते हैं, रीजन हम बाद में देखेंगे, पर अभी क्या है कि क्यों होता है वो हम जानेंगे। तो जो हमारी श्वास नली के जो हमने जो शाखाएं देखी या उप शाखाएं देखी थी, उनका जो संकुचन हो जाता है, तो क्या होता है, दूसरा होता है कि वो जो है वायुमार्ग जिसको हम एयरवे बोलते हैं उनकी सूजन होती है, और सूजन के चलते संकुचन भी हो जाता है। तो वो दोनों मतलब चलते पैरेलल चलते, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है उसके लिए सूजन होती है, और सूजन होती है इसलिए ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। और ये दोनों होने के कारण हमारा जो वायु मार्ग है वो सेंसिटिव हो जाता है, तो तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देता है, तो वो अति प्रतिक्रियाशील हो जाता है। तो जैसे ही मतलब थोड़ी बहुत सूजन आ गई तो हमको श्वास फूलने लगती है, श्वास बढ़ने लगती है। और फिर क्या होता है कि पूरा जो हमारा एयरवे है वो उसका स्ट्रक्चर ही बदल जाता है, जिसको हम बोलते
बोलते हैं एयरवे रीमॉडलिंग, उसका स्ट्रक्चर ही बदल जाए। जो नॉर्मल जो हमने देखा था आगे, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ कि ये आप देख सकते हो कि ये एक नॉर्मल एयरवे है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे उसका जो जो जैसे पाइप होती है पानी की, ठीक है, उसमें जो जो गैप होता है ये आप देख सकते हो, वैसे ही हमारे एयरवे में ऐसे एयर आती और जाता है। अब अस्थमा में क्या होता है कि ये जो है एयरवे जो होता है उसका सूजन हो जाता है, इसलिए आप देख सकते हो कि उसका जो मार्ग है वो सिकुड़ गया, छोटा हो गया, ठीक है। और जब अस्थमेटिक अटैक आता है ज्यादा गंभीर, तो उसमें तो और भी सिकुड़ जाता है। तो क्या होगा, हम बाहर से वायु अच्छे से यानी एयर अच्छे से नहीं ले पाए। आप अगर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊं कि जैसे आप देख सकते हो कि ये जो है वो नॉर्मल एयरवे है, यहाँ पे बहुत ही कम गैप रह गया, तो वायु का आना और जाना वो कम हो गया, तो हमको तकलीफ हो गई। तो आई थिंक मैं ये सोच सकता हूँ, हमें आई मीन आई आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि कैसे हमको ये बीमारी होती है और उसमें क्या होता है कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है और श्वास फूल जाता है। अब दमा के कारण क्या है? जनरली दमा के कारण हम अगर दो हिस्सों में बांटे तो एक तो होस्ट फैक्टर है, ठीक है, जिसमें हमारा खुद का एक है कि पेशेंट के कारण, पेशेंट की कोई कैरेक्टरिस्टिक है उसके कारण दमा हो सकता है। और दूसरा होता है एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी हमारे इर्द गिर्द जो भी वातावरण है उनमें कुछ ऐसा होता है, वो हमको हमारे दमा के लक्षण को प्रेसिपिटेट करता है। तो जनरली अगर देखा जाए तो होस्ट फैक्टर यानी कि मेजबान कारक यानी कि पेशेंट कैरेक्टरिस्टिक जिसको बोलते हैं, उसमें आनुवंशिक इज अ मोस्ट कॉमन कॉज। मतलब हमारे अगर माता पिता को अगर दमा की बीमारी है तो उनके बच्चों में दमा की बीमारी होना मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं, संभावनाएं बढ़ जाती है। तो एक आनुवंशिक है, वो ज्यादातर मतलब कॉमन कंडीशन वो है। दूसरा ये होता है कि कोई पेशेंट की इम्यूनिटी अगर अच्छी नहीं है तो उनको एलर्जी कंडीशंस हो सकती है और उसके चलते उनको दमा हो सकता है। तो दूसरा ये है कि एलर्जी, न सहने वाले पदार्थ के संपर्क में अगर आए, आपको अगर किसी चीज की एलर्जी हो, किसी डस्ट की एलर्जी है और अगर उसके संपर्क में आते हैं तो आप उसमें कह सकते कि दमा हो सकता है। अभी मैं मतलब थोड़ा 5 एक मिनट का अभी हो रह गया है, क्योंकि ज्यादातर जो भी डिटेल्स है मैंने आपके साथ शेयर की अब तक। तो अभी आई थिंक 3 या 4 स्लाइड होगी, उसमें हम दमा के बारे में जो बात करें वो खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये जो कारण है, और मौसमी संक्रमण यानी कि सीजनल जो होता है, सीजनल वेरिएशन होता है, जैसे कि विंटर सीजन होता है या मॉनसून सीजन होता है, जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तब हमारा बॉडी यानी पेशेंट का बॉडी उनको रिएक्ट करता है हाइपर रिस्पॉन्सिव होने के कारण, और उनको दमा हो सकता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि किन किन चीजों से दमा हो सकता है, यानी एक्सरसाइज इंड्यूस भी हो सकता है। कई लोगों में ऐसा होता है कि ज्यादा एक्सरसाइज करो तो दमा का एपिसोड आ सकता है, अटैक आ सकता है। या फिर पोलेन यानी जैसे मैंने बोला कि स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु में किसी लोगों को जैसे ही बाहर मतलब बसंत ऋतु वैसे तो अच्छी होती है बट उन लोगों के लिए थोड़ी तकलीफदायक हो सकती है। फिर बहुत सारे जैसे स्ट्रेस है, एंगर है, पॉल्यूशन है, फिर कोई ऐसे पदार्थ है, यानी कोई ऐसी स्मेल होती है जैसे डिओडोरेंट होता है उस कई लोगों को दमा के अटैक को प्रोवोक करता है। दमा के प्रकार की अगर बात करें तो जनरली जैसे मैंने बोला कि बाल्यावस्था में होता हुआ दमा या वयस्क अवस्था यानी कि
एडल्ट पॉपुलेशन में शुरू हुआ दमा, वो दोनों अलग अलग होता है, मतलब उसके उनको वर्गीकरण ऐसे किया है। फिर एलर्जी से होता हुआ दमा, या फिर रात को होता हुआ दमा, ऐसे वर्गीकरण इसलिए किया है क्या, ताकि थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट वेरी करता है इसके चलते। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि दमा, हमने देखा कि दमा कैसे होता है और क्यों होता है और उनके कारण क्या होता है, तो हम दमा से कैसे बचे। तो ये है कि कोई, हमको ये पहचानने की जरूरत होती है कि क्या विशिष्ट परिस्थिति है या क्या वातावरण है जो हमारे दमा के लक्षणों को बढ़ाता है। अगर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो हमको उसको आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करने के बाद उसको अवॉइड करना पड़ेगा। तो अगर हम वो कंडीशंस या वो वातावरण जो है वो अवॉइड करेंगे तो हम अस्थमा यानी कि दमा से बच सकते हैं। दूसरा, बार बार जो इन्फेक्शन होता है तो हमको हमारे जात से बचाना, और जात को बचाना है, हमारे अपने आप को बचाना है बीमारियों से, पर्टिकुलरली इन्फेक्शन से। तो हमको पूरे प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि हम वो इन्फेक्शंस को ना होने दें। तीसरा ये है कि बढ़ी हुई कार्यकलाप, तो बहुत, अगर जिसको एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा है उनको ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, कम मात्रा में एक्सरसाइज करनी है, वो ध्यान रखना है। फिर जैसे कि हमको पता है कि ये पर्टिकुलर स्मेल से हमको दमा का अटैक होता है, तो उनसे हमको दूर रहना, अगर धुएं वाली जगह है वहां से हमको दूर रहना है। फिर जैसे मौसम की परिस्थिति बदलती है तो उसमें हमको प्रिकॉशंस लेना है, जैसे मास्क पहनना है, बाहर नहीं निकलना है, और बाहर निकलते हैं तो पूरा प्रोटेक्ट करके निकलना है। तो ऐसी सारी चीजें हैं जिससे हम अस्थमा के अटैक से बच सकते हैं। और लास्ट में कि कुछ ऐसे आसन भी है, कुछ ऐसे प्राणायाम भी है जिससे हम हमारे बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ा सकते हैं, और हमारे बॉडी की जो श्वसन तंत्र, जैसे मैंने बताया कि उसको एक श्वसन तंत्र का रोग है, बीमारी है, तो श्वसन तंत्र को अगर हम स्ट्रेंथ दे, उसको स्ट्रांग बनाए, तो भी हम उससे बच सकते हैं। जिसमें मैंने तो इतने लिखे, हमारे साथ आज माधुरी जी भी जुड़ी हुई है, जो आपको कौन कौन से योगासन और कौन कौन से प्राणायाम हम कर सकते हैं, वो आपको ज्यादा डिटेल में जानकारी देंगे और प्रैक्टिकल जानकारी देंगे। बट ये सिर्फ थोड़ा लिस्ट है कि भुजंगासन है, मत्स्यासन है, सेतुबंधासन है, त्रिकोणासन है, उष्ट्रासन है, अर्धमत्स्येंद्रासन है, ऐसे आसन है जो हम कर सकते हैं और हमारे श्वसन तंत्र को स्ट्रांग बना सकते हैं ताकि हम अस्थमा के अटैक से बच सके। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, और मैं आशा रखता हूँ कि जो विषय के बारे में मुझे बोलने का चांस दिया उसको मैंने जस्टिस किया। और थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने मुझे अच्छे से सुना, तो हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच अगेन। एमपी के क्लासेस को भी मेरा, मतलब मैं आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सर, सो आप मच। सुन पा रहे हैं? अ, यस। हाँ, तो सर अभी कैसे करें, कंटिन्यू करें आसन वगैरह यस। या? बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी। हमारा सेशन 1 घंटे का टाइम हमने रखा था, लेकिन मुझे लग रहा है 1 घंटा इस सेशन के लिए बहुत ही कम है। अभी लोगों के मन में जिज्ञासा भी बहुत सारी होगी, प्रश्न भी होंगे, तो वो भी जरूरी है, उनकी जिज्ञासाओं को लेना भी बहुत जरूरी है। तो मैं ऐसा सोचा है, मैंने अभी माधुरी जी से बात भी हुई, माधुरी जी का जो पार्ट 2 है वो हम कल सुबह ले लेते हैं। रविवार है, कल छुट्टी का दिन है, कल इसी समय है। प्रैक्टिकल जो सेशन है इसका हम कल ले लेते हैं। आज जिज्ञासा समाधान, क्वेश्चन आंसर राउंड। तो इसमें एक पहला मेरी मेरी मन में जो जिज्ञासा है डॉक्टर साहब, हम प्रेक्षया ध्यान के साधक है, ध्यान करते हैं। ध्यान के अंतर्गत एक प्रयोग करवाया जाता है, दीर्घ श्वास प्रेक्षया, लॉन्ग ब्रीदिंग। तो लॉन्ग ब्रीदिंग का प्रयोग जो रेगुलर करते हैं वो दमे से बच सकते हैं। जहां तक मुझे प्रैक्टिकल अनुभव है, मैं इस प्रयोग को हमेशा करता रहता हूँ, करवाते रहता हूँ। तो दीर्घ श्वास प्रेक्षया का जो प्रयोग है, लॉन्ग ब्रीदिंग का प्रयोग, वो कितना उपयोगी हो सकता है इसके लिए? जी सर, आपने जैसे बोला कि दीर्घ श्वास, तो ये, तो यही है जैसे आपने बोला, बिल्कुल सही है। दीर्घ श्वास प्रेक्षा एक ऐसा प्रयोग है जिसमें हम श्वसन तंत्र
एक तो दो चीज है दीर्घ श्वास प्रेक्षा की। अगर स्थूल बात की बात करें, जो शरीर के संबंधित अगर बात करें, तो हमारे श्वसन तंत्र को वो मजबूती देता है, उनको स्ट्रांग बनाता है। और जैसे हमने देखा कि श्वसन जो अस्थमा है या दमा है, वो श्वसन तंत्र के संबंधित बीमारी जिसमें श्वास लेने में कठिनाई होती है। तो ये जो दीर्घ श्वास प्रेक्षा में हम दीर्घ श्वास लेते हैं, उसके चलते हमारे श्वसन तंत्र की जो कार्य पद्धति है या उसके कार्य में बढ़ोतरी होती है। और उसके चलते जो अस्थमा के अटैक जो आते हैं, उसमें कमी पाई जा रही, कम मतलब कम होते हैं, क्योंकि हम अच्छे से श्वास लेते हैं। और जो भी श्वास लेते हैं, तो जैसे हमने बीच में हमने देखा था एक ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया का। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम दीर्घ श्वास लेते हैं और दीर्घ श्वास प्रेक्षा करते हैं, तो उसमें जो ऑक्सीजनेशन का जो टाइम है वो भी बढ़ता है और डीऑक्सीजनेशन का टाइम है वो भी बढ़ता है। तो उसके चलते जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उसको पर्याप्त मात्रा में यूटिलाइज कर सकते। तो आपका मानना सही है कि दीर्घ श्वास प्रेक्षा से हम उसमें रिलीफ पा सकते हैं। एक तो ये, दूसरा है दीर्घ श्वास प्रेक्षा, वो जैसे आप मतलब हम सब योग के स्टूडेंट ही है और योग हम करते हैं। तो दीर्घ श्वास प्रेक्षा वो नर्वस सिस्टम से भी रिलेटेड है, तो उसके चलते वो भी हमको एक और फायदा देता है। आ रही है भैया, बोलो आ रही है। हाँ अशोक जी, आपकी आवाज आ रही है, आप पूछिए। हाँ, एक बात पूछना था। जैसे दमा, अस्थमा या सर्दी जुकाम जिसको होता है, उसको आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स और मिठाई से क्या कनेक्शन रहता है, बोलते हैं? रिपीट कर सकते हो सर आप, क्योंकि जैसे जिसको सर्दी जुकाम या अस्थमा रहता है, उसको मिठाई और कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम वगैरह नहीं खाना चाहिए, तो उसका क्या कनेक्शन रहता है? जैसे जैसे मैंने बोला कि कई लोगों को क्या एलर्जी, ठीक है, ठीक है। तो ये है कि जैसे सर आपने बताया, बिल्कुल सही है आपकी बात कि अस्थमा के कई प्रकार है। जैसे मैंने संक्षिप्त में बताया था कि एलर्जिक अस्थमा होता है, ठीक है, या वातावरण फैक्टर जो होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, ठीक है, और एक होता है होस्ट फैक्टर, ठीक है। तो दो फैक्टर होते हैं। अब कई लोगों को क्या होता है कि कई चीजों की वो होती है क्या, जिसको बोलते हैं कि एलर्जी होती है, तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि मीठी चीज जो होती है, जनरली हमने भी शायद आपने भी अनुभव किया होगा कि मीठी चीज जो होती है वो बलगम को बढ़ाती है जनरली, ठीक है। अगर आप अभी आप बाद में भी ऑब्जर्व करना, तो आपको पता चलेगा कि जो ज्यादा मीठी चीज होती है हम जब खाते हैं या तली हुई चीज जो खाते हैं, तो उसमें बलगम को बढ़ने मतलब बलगम को बढ़ाती है, कफ सिक्रीशन बढ़ाती है। और कफ सिक्रीशन बढ़ता है तो जैसे हमने देखा हमारे प्रेजेंटेशन में, तो वो क्या करता है कि बलगम अगर अच्छे से नहीं निकाल पाएंगे, तो वो फिर अगेन वो क्या होगा कि सांस लेने में तकलीफ होगी। तो उसके चलते वो ब्रोंकियल अस्थमा यानी अस्थमा के अटैक को प्रोवोक कर सकता है। इसी के चलते जनरली डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं, एक तो ये है कि आपको जिसकी एलर्जी है वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये चीज की एलर्जी है, या फिर ऐसी चीज है जो बलगम को बढ़ाती है, उससे हमको दूर रहना है ताकि हम अस्थमा के अटैक से बचें। उन्होंने ठंडी चीज के आइसक्रीम के बारे में पूछा था, आइसक्रीम क्यों नहीं खानी चाहिए? अगेन यही है सर, खाने पीने की चीजों में जो चीज है, जैसे ठंडी चीज होती है तो वो क्या होता है, जनरली कोई भी ठंडी चीज हो, यानी कि हम आइस भी है, बर्फ का गोला भी है, अगर हमारे बॉडी पर लगाते हैं तो क्या होता है कि वो पार्ट ठंडा हो जाता है और उसमें जो भी वेसल्स होती है, जो भी नलिकाएं होती है, वो क्या सिकुड़ जाती है, ठीक है। इतना तो हमको पता है। तो जैसे आइसक्रीम है या ठंडी चीज है, अब बॉडी में जाएगी तो जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई या ब्रोंकियस उसको सिकुड़ देंगे, ठीक है।
तो सिकुड़ देंगे तो जैसे हमने अस्थमा में देखा कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन इज वन ऑफ द रीजन, और इट इज द रीजन कि वही कारण है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होने के कारण हमारा जो वायु मार्ग है वो सिकुड़ जाता है और हमको श्वास लेने में तकलीफ होती है। तो ये सब चीजें ऐसी है जो खाने से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, हो सकता है। दूसरा, बलगम भी बढ़ा सकता है। तो ये सब चीजें है जो उसके कारक है, जो अस्थमा के कारक है। तो उनको अगर हम अवॉइड करें तो हम काफी हद तक वो उससे बच सकते हैं। तो यही चीजें हैं जिसके कारण हम सलाह देते हैं, डॉक्टर सलाह देते हैं कि भाई ये चीजों हमको नहीं खानी चाहिए, हमसे दूर रहना चाहिए। हाँ, अभी मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। आप सब अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे, आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप बात कर पाएंगे। तो जय जिनेन्द्र सर, मुझे पूछना था, एसिडिटी की वजह से भी हो जाता है क्या, अस्थमा का अटैक आता है क्या? क्योंकि बीच में मुझे भी और मेरे सासू माँ को भी वैसे ही होता था, एसिडिटी बढ़ती है तो अस्थमा का अटैक आता है और 3-4 दिन तो सलग खांसी रहती है। तो जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो एनवायरमेंटल फैक्टर और होस्ट फैक्टर। अब एसिडिटी जो आप बोल रही हैं कि एसिडिटी, उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है कि एसिडिटी से हो, बट उसमें क्या होता है कि एसिडिटी में भी एक प्रकार का सिक्रीशन ही है। अगर हम डिटेल में देखें और मेडिकल भाषा में अगर देखें तो एसिडिटी भी एक सिक्रीशन ही है हमारे बॉडी में। यानी वो स्टमक में होता है, जठर जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें होता है। और वो सिक्रीशन होता है वो फेफड़ों में होता है, ठीक है। हाँ। तो आपकी प्रकृति यानी आपके शरीर, आपका जो बॉडी है उसकी जो नेचर है शायद ऐसी हो सकती है कि कोई कारण, कोई भी कारण हो सकता है एसिडिटी बढ़ने से, बढ़ने का बहुत सारे कारण है। तो उसमें आपके अदर बॉडी सिक्रीशंस भी बढ़ते होंगे, ऐसा मैं समझ सकता हूँ। और उसके चलते अगर कफ सिक्रीशन भी ज्यादा हो, तो जैसे एसिडिटी होती है वैसे कफ सिक्रीशन ज्यादा फेफड़ों में हो, और अगर उनको निकालने में तकलीफ हो, तो फिर आपको उस प्रकार की जो अटैक है या उस प्रकार के सिम्टम्स है वो डेवलप होते हैं। तो आपकी प्रकृति जिसको हम, अगर मैं मेडिकल मॉडर्न मेडिसिन की बात नहीं करूं, तो अगर मैं उसकी बात करूं, आयुर्वेद की बात करूं, जो हालांकि मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, बट थोड़ा बहुत जो भी है कि एक वात पित्त और कफ की एक प्रकृति होती है, ठीक है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपके बॉडी की प्रकृति है वो कफ की प्रकृति है, पित्त। तो उसके चलते शायद आपको ऐसा होता है। हर पेशेंट में बहुत कम ऐसा होता है जैसे आपने बताया, वैसे लक्षण बहुत कम में होते हैं कि एसिडिटी के कारण, बट एसिडिटी तो होती है उसके साथ साथ ये भी होता है, तो उसके चलते आपको खांसी भी आती होगी और जो श्वास की गति भी बढ़ जाती ओ मैडम, बहुत सुंदर जानकारी। अभी देखिए, सबके अनम्यूट ऑप्शन दे दिए गए हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। रक्षा जी बोलिए। ओम हरम सर, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया। एक्चुअली ये मुझे अस्थमा ही है, इसीलिए मैं अभी भी, बल्कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो मुझे सर पूछना था, जैसे सर ने कहा कि जिनको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम होती है तो उसमें बलगम ज्यादा बनता है। तो सर जिनको अस्थमेटिक प्रॉब्लम होती है, अस्थमा होता है सर, आपने कहा कि सीटियां बजती है और साथ में हल्की सी सूखी खांसी, वो मुझे भी है सर। सीटी सी भी बजती है कई बार और सूखी खांसी भी रहती है। तो सर क्या बलगम भी होता है क्या? हाँ डॉक्टर है। हेलो। साहब। हाँ हाँ जी सर। मैंने बात का पार्ट उनका सुना, कि वो हॉस्पिटलाइज है अभी, जी और उसके बाद का, उसके पहले आपने क्या बोला वो मैं ठीक से नहीं सुना। सर, मैंने कहा मुझे अस्थमेटिक प्रॉब्लम है और हम्म। जैसे आपने कहा था कि खांसी वगैरह भी कम होती है, तो सर मुझे खांसी बिल्कुल नहीं होती और हम्म। बलगम भी बिल्कुल नहीं आता। यहाँ तक हम्म। कि डॉक्टर कहते हैं मुझे टेस्ट वगैरह करवाने के लिए, तो मुझे दिक्कत होती है, मुझे बलगम आता ही नहीं कभी भी। और हम्म। सीटियां सी बजती है, बहुत ज्यादा बजती है। तो मुझे ये पूछना था, तो क्या अस्थमेटिक वालों को बलगम ज्यादा होता है या कम होता है? आपने कहा था कि ब्रोंकाइटिस में बलगम बहुत बनता है।
ओके। और दूसरा मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपको जो अस्थमा का अटैक आता है नहीं सर, तो अटैक तो नहीं मुझे आता, खाली मुझे सफोकेशन सी रहती है, एलर्जी बहुत ज्यादा होती है। जैसे धूल से मुझे एलर्जी है, जैसे धूप हाँ अगरबत्ती कहीं जला दी तो उससे मुझे बहुत दिक्कत होती है, मतलब कई तरह से होती है मुझे एलर्जी। तो बहुत जी प्रिकॉशन लेना पड़ता है खुद के लिए। हाँ जी। ओके। और मैं मतलब यही है, अब ये हिस्ट्री पूछने का रीजन यही था कि आपको जो है, जैसे मैंने बताया कि तो तरह तरह के अलग अलग प्रकार के जी अस्थमा होते हैं। आपके केस में ऐसा लग रहा है कि आपको एलर्जिक अस्थमा है। जी ठीक है। उसमें आपको ऐसे, जैसे मैंने बीच में बताया था कि बसंत ऋतु, जी ठीक जी है, जी जैसे बसंत ऋतु दुनिया के लिए अच्छी होती है, बट जिनको जी। अस्थमा का अटैक आता है उनके लिए हाँ वो जी हाँ जी। वो ऐसा सोचते हैं कि ये ना आए तो अच्छा। जी जी, नहीं सर, हाँ मुझे उससे नहीं होता। मुझे हाँ, शरद, मतलब जो अभी का जो समय है, इस समय सर्दी का का, हाँ जिसमें मतलब ड्राइनेस ज्यादा होती है, इससे मुझे दिक्कत होती है। हाँ। फिर ये जैसे सीजनल वेरिएशन होता है, जैसे जी एक सीजन में से दूसरी सीजन में जाते हैं, जैसे हाँ मान जी लो कि हाँ जी। मॉनसून सीजन अभी खत्म होने वाला है और जी सर्दी का सीजन शुरू सर्दी। होने वाला जी है, तो क्या होता है कि उसमें एनवायरमेंट में चेंजेस होते जी सर। हैं। अब आपका जो बॉडी है, पर्टिकुलरली आपकी जो श्वसन तंत्र है, वो थोड़ी सेंसिटिव है। जी अब सेंसिटिविटी का रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो आपके पेरेंट्स में किसी को था अस्थमा, म्यूट करे बीच में। अस्थमा था पेरेंट्स में किसी को, पेरेंट्स में किसी को अस्थमा था? नहीं सर, किसी को नहीं था। नहीं मुझे था। एक्चुअली ओके। बचपन में निमोनिया हुआ था, बचपन में मैं अच्छा। बहुत छोटी थी। हाँ जी, तब से मुझे ये प्रॉब्लम थी, छींके हाँ। वगैरह आना। हाँ जी, तो ये सिम्टम बहुत पहले से थे। कोल्ड ज्यादा मुझे रहता था, कोल्ड बहुत ज्यादा होता था, बहुत ज्यादा। हम्म, तो फिर हम्म, माँ बाप ने इतना ध्यान भी नहीं दिया, बच्चों को होता है। तो हम्म, बस वैसे ही थोड़ा सा मतलब बढ़ती एज में इसकी ज्यादा सिम्टम आने लगी। फिर मेरा हम्म, इतना हो गया था कि मैं चलना फिरना भी बंद हो गया था। फिर मैं इसीलिए मैं योग की शरण में आई। जब से मैंने योग वगैरह सीखा, तब से मैं मतलब वैसे तो ठीक हूँ सर, पर रूटीन चेकअप के लिए मुझे बार बार आना पड़ता है। हम्म। तो हाँ जी। मुझे लगता है कि आपका जो है वो थोड़ा ब्रोंकिएक्टिसिस जैसा है। ठीक है, जिसको हम पूरी तरीके से ब्रोंकियल अस्थमा नहीं कहते। आप अच्छी चीज ये करते हैं कि बार बार आप जो इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं वो करवाते रहना, क्योंकि वो जी उससे क्या होता है, जो भी अर्ली साइन सिम्टम्स होते हैं वो आपको पहले से पता चलेगा, तो आप अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाएंगे। दूसरा ये कि योग करना, अभी आप जैसे आपका सवाल था कि बलगम होता है, जी। बलगम होता तो निकलता, जैसे आप कफ खांसी खाते, ठीक है, हाँ तो जी हाँ उस हाँ टाइम जी। पे बलगम अगर ज्यादा होता तो निकलता, बट आपके केस में मुझे लगता नहीं कि इतना बलगम होता है। ओनली थिंग इज दैट कि आपका जो है कि जैसे न्यूमोनिया आपको हो गया था पहले, जी और छोटे मोटे इन्फेक्शंस पहले भी हुए होंगे, वायरल इन्फेक्शंस, जी जी उसके चलते थोड़ा श्वसन तंत्र थोड़ा वीक हो गया है हाँ और जी थोड़ा हाइपर सेंसिटिव हो गया है। तो जी उसके चलते आपको ये सब तकलीफें अभी जो आप बता रही है वो हो रही है। तो हाँ जी सर। जैसे जैसे अभी हमने बात की, तो योगा है जिसमें प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, ठीक है, जी वो आप करते रहना। ठीक हाँ है। जी सर। आप अगर आपकी बॉडी परमिट करती है तो थोड़ा भस्त्रिका मध्यम गति से भी आप कर सकते हैं, जी ताकि सर, वो करती जो हूँ है, मैं। हाँ हाँ जी। आप करती होंगी तो बढ़िया है। तो वही है, तो बलगम आपका जो है कि क्वेश्चन है कि बलगम है, तो होता तो थोड़ा बहुत भी निकलता, पर नहीं है तो उसके बारे में आप निश्चिंत रहिए। पर हाँ, बारी बारी या समय अंतर पर आप उसकी जांच करवाते रहे। ठीक ठीक है। है। ओके और सर, कोई थैंक जिज्ञासा है मैडम? यू। नहीं सर, थैंक यू। थैंक यू। आपका नंबर दीजिए सर। मेरा नंबर 9428826729। थैंक यू, बहुत सुंदर जानकारी सर। थैंक यू सो मच। सर दोबारा नंबर बताओगे? 94, हाँ जी। ऐसा हो तो मेरे मतलब आप शायद एमपी के में हो तो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, और 9428826729। जी सर। सर मैं ग्रुप में शेयर कर सकता हूँ आपका नंबर? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर।
ओके आपसे वेलकम। बात करने का टाइमिंग रहेगा क्या सर? जनरली क्या है, पूरा दिन मैं बिजी रहता हूँ, तो शाम को मतलब जनरली मैं सबको यही बोलता हूँ कि शाम को 9 बजे के बाद 9 से 10 के बीच में, 10 साढ़े 10 तक मैं फिर बात कर सकता हूँ। ओके अगर कोई भी आपको कोई जानकारी लेनी हो तो आप उस टाइम पे 9 बजे के बाद आप कर सकते हो। ओके, थैंक यू। हाँ ओके। सुचेता जी, समापन की ओर चलना है हमें, टाइम हाँ हो सर, रहा है। हाँ तो सर। इसका पार्ट 2 हम कल लेंगे। जैसा कि मैंने बताया, माधुरी जी का जो सेशन रह गया है प्रैक्टिकल का, वो हम कल सुबह इसी समय, कल इसी समय इसी लिंक से जुड़ना है आपको। कल हमारा प्रैक्टिकल पार्ट रहेगा, इसका पार्ट 2। तो अभी आप समापन करवा दीजिए सुचेता जी। जी सर। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, मेरुदंड सीधा, आंखें कोमलता से बंद। आप सब मानसिक उच्चारण कीजिए। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतिज्ञोस में हम सब गुरुदेव के क्या आभारी आभारी हैं। कृतिज्ञोस में हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतिज्ञोस में हम सब सर के और आपके भी बहुत आभारी हैं। बहुत धन्यवाद आपका, मनीष जी और माधुरी जी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई बहनों की तरफ से, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी, स्लोगन। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, एक एक घंटा घंटा रोज, फिटनेस का डोज, एक एक घंटा घंटा रोज, फिटनेस का डोज, एक एक घंटा घंटा एक रोज। रोज। ओम अरहम, ओ ओम अरहम। तो ओम आज का अरहम। सेशन हम यही एंड कर रहे हैं। थैंक यू सर। ओम अरहम। ओम माधुरी, अरहम। बहुत थैंक यू। धन्यवाद, आपने डॉक्टर साहब से हमारा संपर्क कराया। बहुत सुंदर जानकारी हमें मिली, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।